नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। इसमें बात करेंगे हम स्वास्थ्य महाघोटाले की। आप सोचेंगे कि वक्त कोरोना काल का है, जब हम व्यवस्थाओं की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात कर सकते हो, तो आखिर इस महाघोटाले का जिक्र करने की जरूरत इस वक्त क्या है? तो दर्शकों को हम ये साफ कर देते हैं कि सोचिए, ये एक घोटाला एक पीएचसी से जुड़ा है। अगर ये घोटाला नहीं होता तो उस पीएचसी और उसके आसपास की सुविधाएं कैसी होती चिकित्सा की, और वो इस वक्त कितना काम आता। इसलिए हमने तमाम मुद्दों को उठाया कोरोना से जुड़े हुए, लेकिन इस महाघोटाला को उठाने से भी हम गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस वक्त में भी हम तमाम पहलुओं से आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन ऐसा स्वास्थ्य महाघोटाला जो हुआ है, इसको भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ऐसे तमाम घोटाले बहुत सारे पीएससीज में हुए होंगे, तमाम जिलों में हुए होंगे। जी हां, क्योंकि जो लूप होल्स है वो सिर्फ वहां पर नहीं होगा जिसका जिक्र हम अभी करने जा रहे हैं, बल्कि उन तमाम जिलों में वो लूप होल्स होंगे और उसका फायदा उठाया गया होगा। और सोचिए, अगर ये घोटाले नहीं होते तो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर होती, और क्या उन जिलों में ही ये तमाम जो कोरोना के मरीज जो शहरों की ओर भाग रहे हैं, क्या वहीं पर उनका इलाज नहीं हो सकता था? तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम आज जिस घोटाले की बात करने जा रहे हैं वो हम आपसे पहले आपको उससे रूबरू कराते हैं। दरअसल स्वास्थ्य महाघोटाला हम क्यों इसे करें? एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसका निपटारा आज तक हो नहीं पाया है। झारखंड के एसीबी की टीम भी उसे नहीं ठीक कर पाई है। ना तो घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ना ही तरीके से जांच हुई है। तरीके से जांच इसलिए क्योंकि आरोपी बेल पर घूम रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो इससे जुड़े या इसके मददगार बने वो भी घूम रहे हैं। बात सिर्फ एनआरएचएम की मिली स्वास्थ्य विभाग की राशि के गबन की ही नहीं है, बात एक ऐसे महाघोटाले का है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का इस्तेमाल भी किया गया है। इस्तेमाल किया गया, देखिए कैसे स्वास्थ्य विभाग का अकाउंट इस्तेमाल निजी कामों में कैसे। अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, खुद समझिए, और उसके बाद इस मामले पर हम और अंदर गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इसकी पटकथा लिखी गई और कौन इसका सूत्रधार है। एक रिपोर्ट पहले। विनोद कुमार ने अपने एक नहीं कई सहयोगी बना रखे थे। सैकड़ों लोगों के बैंक अकाउंट से प्रमोद करता था रुपए ट्रांसफर। कमीशन देकर बाकी रकम प्रमोद ले लेता था वापस। जोड़ा पोखर के स्वास्थ्य विभाग के खाते का निजी कामों में होता था इस्तेमाल। इस महाघोटाले में चिकित्सक, सिविल सर्जन की भूमिका भी संदिग्ध। धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिला स्वास्थ्य केंद्र ने 2011 से लेकर 2016 तक 10 से 12 करोड़ रुपए जोड़ा पोखर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के निर्गत किए थे। फिर एसीबी ने अपनी जांच में पाया था कि प्रमोद ने इस खाते से 67 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। एसीबी की नजर तो इतनी कम राशि पर गई, लेकिन जो गवाह और पीड़ित ने न्यूज 11 भारत के कैमरे पर कहा, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रमोद हमारे पड़ोस में ही रहने आया था। मैं उसके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन बगल में रहने के कारण नज़दीकी संबंध बन गया। वो पैसे का स्वास्थ्य विभाग में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकाउंट्स मैनेजर था। उसकी उस समय सैलरी तकरीबन 10,700 थी, उसने खुद ही बताया था। और इसके बाद वो आए दिन नई नई गाड़ियाँ खरीदता था। बहुत सारे उसके लग्जरी शौक्स थे, काफ़ी दूर जाना आना, सोने हीरे का शौक काफ़ी रखा हुआ था। तो हमने पूछा कि ये इतना कैसे होता है, तो उसने बताया कि वो ऑक्सीजन का कारोबार करता है। उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह में है। तो मैंने कहा हो सकता है, मुझे उससे क्या मतलब था। लेकिन बाद में वो दोस्तों का उपयोग करने लगा कि उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करके और उससे ले लेता था, या बोलता था मेरे घर पे दे दो, मैं बाहर में हूँ। तो इस तरह से करता था। वो सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करता था और बोलता था मेरे घर पे दे दो, या मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर कार्रवाई की। उस पर सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। सारे नियम कानून के तहत उसके और कई भी लोग उसमें शामिल थे। उसका भी उजागर हुआ, कई सिविल सर्जन वगैरह थे। बस यही मैंने जो किया कि मैंने अपना चाहा कि अपना और कुछ लोग जो शामिल थे, जो दोस्त थे, उनको न्याय मिले। तो ये मेरा ही दुश्मन बन बैठा है। औरों की तरह विनोद को भी प्रमोद ने झांसे में ले लिया था। विनोद से दोस्ती कर इसके खाते में भी स्वास्थ्य विभाग के खाते से पैसे ट्रांसफर किए।
गनीमत रही कि इस बात की जानकारी विनोद को लगी और फिर विनोद ने विरोध करते हुए इस बात की जानकारी इनकम टैक्स कमिश्नर को दे दी। कमिश्नर की तरफ से इस मामले की लीपापोती की गई तो फिर विनोद ने इसकी जानकारी झारखंड एसीबी को दी। शिकायत के बाद विनोद की प्रमोद और उसके सहयोगियों ने कई बार जान लेने की कोशिश की। पहले भी घातक हमले हुए हैं, मैंने इसकी सूचना भी उस समय दी थी, काफ़ी वाद विवाद बढ़ गया था, लेकिन प्रमोद कुमार की इतनी ज़्यादा पकड़ प्रशासन में थी और हर जगह थी कि मुझे चुप रहना पड़ा। मुझे धमकी भी कई बार मिली, मैं साइलेंट होकर रहने लगा। काफ़ी दिन तक रहने के बाद भी अभी फिर मैं साल भर से कुछ गतिविधियाँ देख रहा हूँ और कुछ सूत्रों से मालूम चला कि वो मेरा एक्सीडेंट कराने के फेवर में है, ये सुरक्षा चाहते हैं। क्या ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो? आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात मैं करूंगा तो हो सकता है कल मेरी जान चली जाए। प्रमोद कुमार के काले कारनामे की काली कहानी की परत आगे भी खुलेगी। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। प्रमोद तो ये है प्रमोद का पाप, और इस पाप का खुलासा न्यूज 11 भारत कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं उससे जुड़े हुए, जिसके आधार पर शायद किसी संदेह के आधार पर या तमाम चीजों के आधार पर शायद उसने बेल ले ली हो, लेकिन इस मामले को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है। अंदाजा लगाइए आप कि अनुबंध कर्मी है वो, स्वास्थ्य विभाग में रहा एनआरएचएम के तहत, 10,000 फिर 17,000 की उसका वेतनमान बनता है, लेकिन वो अब अरबों और करोड़ों का मालिक है। क्या कान नहीं चौंकने चाहिए थे किसी के? क्या कान पे जू नहीं रेंगनी चाहिए थी जब 17,000 का वेतन पाने वाला एक अनुबंध कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जब गाड़ियों से बड़े बड़े ऑफिस पहुंचता था, तो क्या अधिकारियों के कान खड़े नहीं होने चाहिए थे? क्या उन्हें चौकन्ना नहीं हो जाना चाहिए था? और एसीबी की टीम को आखिर इस जांच में ऐसे पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिल पाए हैं कि प्रमोद कुमार सिंह जैसा महापापी इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य घोटाला कोई करता है तो महापापी ही होता है, और इसलिए होता है क्योंकि स्वास्थ्य घोटाले की वजह से बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है, काल कवलित वो हो जाते हैं। तो आखिर क्यों वो बेल पर बाहर घूम रहा है? क्या तर्क कमजोर दिया जा रहा था एसीबी की ओर से? क्या तर्क मजबूत नहीं दिया जा सकता था जब बेल के लिए आवेदन दिया होगा प्रमोद सिंह ने? हम सीधा रुख करते हैं, हमारे खास मेहमान शैलेश सिंह का अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी भी समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल जो मेरा है, वो जो हमारे अधिवक्ता हैं शैलेश कुमार सिंह जी, उनसे मेरा पहला सवाल कि क्या एसीबी कहीं पर कमजोर पड़ गई थी अपने तर्क देने में कि फिलहाल इस आरोपी को बेल नहीं दिया जाना चाहिए, और शायद यही वजह है कि प्रमोद सिंह आज खुला घूम रहा है, छुट्टा घूम रहा है? शैलेश जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हमें। जी, प्रणाम करता हूं सबको, पैनलिस्ट को, जो लोग हैं, और जो देखिए, ये तो चूंकि मैंने इस केस को पर्सनली देखा नहीं है तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या तर्क रखा गया था, क्या विजिलेंस की तरफ से मैटर था। जो बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही सीरियस मामला लग रहा है, ये बहुत ही सीरियस मामला लग रहा है, वेरी सीरियस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट सो फार एज द बेल इज कंसर्न। देखिए, बेल के मामले में जब आप बात कीजिएगा तो ये प्योर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जहां तक सवाल ये है कि इस बंदे के पास जो आप कह रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति है, 10,000 का उसका वेतनमान था, या जो भी उसका एग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी उसको मिलता था, रिन्यूमरेशन मिलता था, और वो उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, आपने उसमें अटैचमेंट का प्रोविजन का मदद क्यों नहीं दिया? अगर आपने ये पाया तो आपने अटैचमेंट का प्रोविजन का आपको मदद लेना था, आपको इमीडिएटली अटैचमेंट की ओर जाना चाहिए था, उसके प्रॉपर्टीज को सीज करनी थी, पीएमएलए एक्ट के तहत उस पर केस करना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस पर केस करवाना चाहिए था। तो ये तो सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए, इसका जो बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया है, वो पहलू ये है कि भाई, ऐसे लोग जो इतना बड़ा घोटाला करके आराम से बैठे हुए, मान लीजिए बेल ले लिए, बेल लेने के बाद अब सालों साल मुकदमा चलेगा,
तो उसका क्या जो पब्लिक मनी ये खा गए, और जो आप कह रहे हैं कि हेल्थ से इतना सैंक्टिफाइड जो प्रोजेक्ट है उसका पैसा ये खा गया, तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, रिकवरी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को उठाएं। और क्या अतिशीघ्र हम कुछ इसमें कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक चर्चा का विषय होना गणेश जी, एक और सवाल, आप क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और इसलिए आपसे ही अगला सवाल मेरा इसलिए एक बार फिर से, हालांकि हमारे साथ सुशांतु मुखर्जी भी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी जो हैं, और लगातार ऐसी नजरों पर जो कि जनता से जुड़ी होती हैं उसको वो बहुत मुखरता के साथ तमाम जो प्लेटफॉर्म से मीडिया के, सोशल मीडिया के उस पर रखते हैं, वो भी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, एक और सवाल कि क्या ऐसे मामले में जबकि घोटाला की बात सामने आ चुकी होती है, एसीबी जांच कर रही होती है, तो क्या ऐसे जो मामले होते हैं वो बिलेबल होते हैं, या उसमें जानबूझकर उसे कमजोर करने की कोशिश की जाती होगी सेटिंग करके? नहीं, ये सब गलत बात है, बिल्कुल नहीं। तथ्य जो रखा जाता है, आखिरकार आप ये देख लीजिए कि आप कोर्ट को प्लीज बीच में न लाएं। कोर्ट तो वो है जो आप रखेंगे फैक्ट, जो प्रोसिक्यूशन स्टेट उनके सामने रखेगी, कोर्ट उस पर डिसाइड करती है। कोर्ट का अपना कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि कोर्ट अपनी इंक्वायरी कर ले। कोर्ट के सामने जो कागज रखा गया, मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं विजिलेंस से जुड़ा भी रहा हूँ, मैं उसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ट्रेंड ऑफिसर्स नहीं है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसको बड़ा लाइटली लिया जाता है। स्टेट जो है, हमारा स्टेट अभी तक इस पीसी एक्ट वाले मामले में बहुत ही वीक। अभी भी लोग ये फील करते हैं कि जो ऑफिसर हमारे यहाँ जो आते हैं, जो विजिलेंस में जिसको कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वो लोग ये फील करते हैं कि दे हैव बीन शंटेड। They feel that this is a shunting post, and we do not have officers who have been specifically trained to look after economic offenses. ये सबसे बड़ा मूल प्रॉब्लम यही है। आप एक ऐसे बंदे को इन्वेस्टिगेट देते हैं जिसको कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है कि हम इसको कैसे डील करें, हम स्टार्ट कैसे करें, हम इसका मनी ट्रेल को कैसे पकड़ें। अरे भाई, इतना बड़ा ऑफेंस है, अगर मान लीजिए उस पर इतनी सारी बातें आ रही, इतने सारे पैसे की बात आ रही है, तो आप पैसे का ट्रेल करना है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल देखना है, क्राइम प्रोसीड का एक एंगल देखना है, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत हाईली टेक्निकल है ये। लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या है कि जो विजिलेंस का, जब तक मैंने देखा है, प्रेजेंट का मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो देखा गया है कि वो ये एक बड़ा वीक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जो है, स्टिल हम लोग अभी बहुत ज्यादा इस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हैं, ताकि जो समय से कदम हम उठा सकें। कोई ऐसा मामला उठता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ा ही स्ट्रिक्ट रहे, ध्यान रखे कि ये जो लोग जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमे हुए हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस जो हैं बिल्कुल भी एकदम सही कंक्लूजन पे आए, लॉजिकल कंक्लूजन पे आए। अगर मनी की कोई बात आ रही है तो मनी ट्रेल कहाँ है, कहाँ मनी का दिया गया है, क्या कोई मनी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कहाँ है, हम इसको कैसे वापस रिकवरी करें, ठीक है ना। ये सारी बातों को बड़ा ही बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रिकवरी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिकवरी के सिस्टम को मजबूत करें तो शायद जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार करने वाले 10 बार सोचेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार वो कर क्यों रहे हैं, जब संपत्ति हमारी जब्त हो ही जाएगी। हम और शैलेश जी, हम माननीय न्यायालय पर सवाल बिल्कुल ही उठा रहे थे, हम उस पक्ष का पर सवाल उठा रहे थे कि शायद वहां सेटिंग होगी, जो जांचकर्ता के लोग होंगे या जो एसीबी की टीम रही होगी, उसमें कमजोर तथ्यों के साथ विरोध किया गया होगा बिल का। मैं उसकी बात कर रहा हूं, न्यायालय पर तो सवाल हम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे पक्ष होते हैं और उसी आधार पर जो तर्क रखे जाते हैं उस आधार पर न्यायालय तय करता है। हम सुशांत मुखर्जी के पास चलते रुख करते हैं। सुशांत मुखर्जी क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हैं, समाज सेवी हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लगातार उठाते हैं। सुशांतो जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक अनुबंध कर्मी इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन वो बेल पर होता है।
निश्चित तौर पर इसमें बिना अधिकारियों के मिलीभगत के तो ऐसा हुआ नहीं होगा। बहुत सारे सिविल सर्जन वगैरह तमाम लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए जिला स्तर पर ही जो उपायुक्त हैं या उन लोगों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए थे, ताकि उनकी नजर भी रहे? और खासतौर से अगर जिला के हम एनआरएचएम डिपार्टमेंट का जो भी नोडल अधिकारी होगा उसको भी कुछ जिम्मेदारी मिलनी चाहिए होगी या होनी चाहिए? निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। ये डीसी को भी देखने की जरूरत है। पहली बात है, ये जो मामला है ऐसे नहीं कि वो अकेले कर लिए ये मामला। उनके साथ अगर वो मार्बल बाहर से लाके लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जो और भी उनके साथी कर्मचारी है वो पता है। और ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप जांच कर ले, इसे बढ़िया तरीका से अगर जांच हो, निश्चित तौर पर जांच हो रही। बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बेल मिल सकते हैं, लेकिन जांच के होने के बाद उसे क्या दिक्कतें आ रही है, जांच पर अगर पक्की बढ़िया से जांच हो जाए, हमें लगता है कि उसको बेल मिलने के बाद भी वो जेल जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काम हो रहा कैसे ऐसे, इतनी बड़ी घोटाला, स्वास्थ्य पर इतनी बड़ी घोटाला, और देख रहे हैं जिसको 17,000 रुपया पेमेंट मिलते हैं, अगर वो करोड़ों अरबों रुपया अगर कमा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। इसे रोकने की जरूरत थी, पहले प्रशासन को ये रोकने की एकदम जरूरत थी। क्योंकि देखिए, ये अगर ईटा भी लगा रहे घर पर तो उस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि 17,000 पेमेंट मिलने वाले लोग कैसे अपने इतने बड़े बंगलों और घर बनाएंगे, ये तो सोचने की बात है। कोई भी चीज सप्लाई कर ले, वो चाहे कुछ तरीका से भी कर ले, लेकिन हो नहीं सकता ये। इसके बाद इससे मतलब ये पता चलता है कि ये जो चेन है इनके जो चेन है, ये पूरी इस तरह से घोटाले पे साथ है। उसके एक दूसरे को बचाने के चलते आज तक विनोद कुमार बचे हुए हैं, ये आपको हम कह रहे हैं। ये तो हमें लगता है कि सुशांतु दा, विनोद नहीं, प्रमोद सिंह, विनोद ने उजागर किया इस पूरे मामले को, जो कि उनका कभी दोस्त हुआ करता था जी। प्रमोद सिंह नाम है जो मुख्य मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का है। दिलीप के पास चलते ताकि आप थोड़े से मुद्दे को और थोड़ा समझ ले, ये जरूरी है। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं धनबाद से सीधा हमारे साथ। दिलीप, ये मामला सबसे पहले हम चाहेंगे इनिशियल स्टेज में कैसे ये मामला सामने आया था और किस तरीके से फिर इस मामले को जांच जो है वो जांच जो एससीबी को सौंपी गई थी। सबसे पहले दर्शकों तक आप ये बात बता दें, उसके बाद हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और इस मामले में अपडेट जो होगा वो भी करेंगे बाद उस पर भी। लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज में कैसे सामने आया और कैसे जांच जो है वो एससीबी को सौंपी गई? जो आरोपी बने हैं एसीबी के तरफ से प्रमोद कुमार सिंह, ये पहले जोगता थाने क्षेत्र में रहता था, कतरास के इलाके में। उसके बाद ये भूली में रहने आया। भूली में जब ये क्वार्टर लिया तो क्वार्टर के बगल में एक शख्स है विनोद, उनसे दोस्ती हुई और दोस्ती बहुत प्रगाढ़ रूप ले लिया। उसके साथ आना जाना घूमना सब हुआ। तो अचानक जब विनोद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, जिसका विनोद ने विरोध किया, जब विनोद ने विरोध किया तो विनोद को भी ये प्रलोभन देने लगा कि नहीं चलो सब ठीक हो जाएगा, ये पैसे इस तरीके से आते हैं, सरकारी विभाग के पैसे से अकाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं और इसमें तुम्हारा भी कमीशन मिलेगा, तुमको फायदा होगा। लेकिन उसने नहीं माना और इसके झांसे में नहीं आया। तब विरोध स्वरूप उसने पहली बार इसकी कंप्लेन जो है इनकम टैक्स विभाग को किया। इनकम टैक्स विभाग के वो चक्कर लगाते लगाते थक गए, उसके तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं तो अंतिम में इन्होंने एसीबी को लिखा और एसीबी इस मामले को संज्ञान लेते हुए खंगालते खंगालते फिर इसके आवास पे पहुंचे और उसके बाद छापा मारी हुई। तब जाकर के खुलासा हुआ कि सिर्फ पैसे ट्रांसफर का बात नहीं तो बहुत करोड़ों रुपए की संपत्ति भी ये बना चुका है। 2011 से काम कर रहा था। ये मामूली सा शख्स जो अनुबंध पे स्वास्थ्य विभाग में एनएचआरएम के तहत अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत था, जोड़ा पोखर पैक्स में, जो झरिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ताकि वहां पे काम करते हुए कितने पैसे ये ट्रांजैक्शन किए, कहां से पैसे आते थे और कई लोगों को इन्होंने इस झांसे में लिया था। एक नहीं, हमारे पास भी 25 लोगों की लिस्ट है और ऐसे जो लिस्ट 100 से ज्यादा है जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे, कमीशन देते थे और फिर वो पैसे वापस ले लेते। तो इसके बाद ये खुलासा हुआ तो जांच आगे बढ़ी तो कई मामले सामने आए और सवाल यहाँ पे यह भी उठ रहा है कि एसीबी ने छापामारी करने के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आपने इस विषय बिंदु पे क्यों जांच नहीं किया कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, आखिर वो अपने निजी कामों के लिए भी सरकारी विभाग के अकाउंट का वो इस्तेमाल कर रहा था, लोगों को कमीशन देकर के पैसे का ट्रांसफर कर रहा था, तो उस अकाउंट में पैसे आए कहां से? जबकि स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन है, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बहुत ज्यादा रकम एनएचआरएम ट्रांसफर करते नहीं है, जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करते, तो इतनी बड़ी राशि उस अकाउंट में कहां से आई? तो ये कई बिंदु पे है जिसकी जांच नहीं हुई। तो जो विनोद है, जो पीड़ित है, उन्होंने फिर से
इस मामले को लेकर के जांच की मांग की है, तब इस मामले का खुलासा हुआ और ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। जी बिल्कुल दिलीप, तो दर्शकों को बता देते हैं कि देखिए बिल्कुल ये ऐसी फर्जीवाड़ा है जैसा कि आपने तमाम घोटालों के बारे में सुना होगा। आजाद भारत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और उन घोटालों से आप रूबरू होंगे, और ऐसे ही घोटाला अखंड बिहार के वक्त में चारा घोटाले के तौर पर सामने आया था, जिसमें ट्रेजरी के जरिए कैसे पैसे की हेरफेर की गई थी, कैसे छोटे छोटे मद में पैसे को खर्च करके दिखाया गया था कि हमने यहाँ खर्च किया, और बाद में पता चला कि वो साइकिल है, चारा ढुलाई किए गए थे, बैलगाड़ी, कुछ भी हो सकता था। तो वैसे ही एक मामला सामने आया है, लेकिन ये सामने इसलिए आ पाया है क्योंकि इसमें एक शख्स जो थोड़े जागरूक किस्म के आप इसे कह सकते हैं, या शायद हो सकता है उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला होगा, कुछ भी कह सकते हैं, हम इसके पीछे नहीं जानते हैं क्या वजह है, या हो सकता है वो जागरूक हैं और उन्हें लगा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात की शिकायत की है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसा घोटाला, इसी तरीके से घोटाला सामने आया। और हम ये भी, अगर प्रमोद सिंह इस वक्त न्यूज़ 11 भारत को देख रहे होंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि आपसे जुड़े तमाम दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। जब देखिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल और उसके ट्रांजैक्शन हमारे पास उपलब्ध अगर हैं, तो सोचिए कितने सारे सबूत हमारे पास और होंगे। हमने बस एक झलक आपको दिखाई है, और हमारे पास सिर्फ ये सबूत ही नहीं है, बहुत सारे सबूत हैं जो आने वाले दिनों में एक एक करके हम सामने लेकर आएंगे। आपका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और जनता को बताएंगे कि देखिए आपके बीच में ऐसे शख्स भी रहते हैं, और जो लोग विरोध के अलावा ऐसे लोग जो उनके साथ होंगे उनको ही बेनकाब करने की कोशिश हम करेंगे। विरोध तो चलिए जागरूक थोड़ा निकले, उन्होंने इस चीज को सामने लाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लाभान्वित हो रहे होंगे किसी न किसी स्तर पर। और जाहिर सी बात है कि प्रमोद ऑबलाइज कर रहा होगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 11 भारत के पास बहुत सारे सबूत हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो एक एक करके हम आपके पास दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रमोद सिंह ने ये पूरी साजिश रची थी, और कैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सफेदपोश उसके पीछे होंगे, सबका हाथ उसके ऊपर होगा। वरना एक एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य कर्मी जो कि अनुबंध पर हो, इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर बहुत लोग होंगे। हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अधिवक्ता शैलेश सिंह का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, क्या देखिए हमारे पास तो हमें ऐसी जानकारी नहीं होती है कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं हो, आपके अगर जानकारी में कोई ऐसी बात आएगी, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या विभागीय जो पैसे आते हैं क्या वो निजी खातों में भेजे जाते हैं? क्या ऐसे मामले आते रहते हैं, या बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, ये क्या है, या एक लूप होल्स का फायदा उठाते हुए ऐसा किया जा रहा होगा? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। और लेकिन मैं एक और मामला देखा था जिसमें कि वो एक खूंटी का मामला था, जिसमें कि एक जूनियर इंजीनियर साहब थे जो कि अभी जेल के अंदर हैं। उनमें सारे करीब 6-7 केस हुए, सब केस में उन पे कन्विक्शन हुआ। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट किया। उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगवा लिया था। वो एक बार में एक मुश्त सारा पैसा जो था, जो गवर्नमेंट के मद में आना था एक खर्चे के लिए, वो अपने कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कहना ये है हमें कि अगर ये ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ऑफिसर्स को ये बात मालूम होगा? बिल्कुल। देखिए आप, बहुत सिंपल सी चीज है ये। एक आप बोल रहे हैं अनुबंध पे था, वो 10,000 की नौकरी करता था, और वो इतने बड़े अकाउंट को चला रहा था, संचालित कर रहा था, पैसे ट्रांसफर कर रहा था, उसके मद पे पैसे आ रहे थे। क्या ये ऑफिसर्स के बिना कंसेंट से हो रहा था? दिस अ वेरी सीरियस थिंग। यहीं पे एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम आ जाता है कि मनी ट्रेल पे वो दिमाग लगाए, जो कि वो अमूमन नहीं सकता। आप मुझे बताइए कि आज तक हमारे झारखंड में कितने केसेस हुए, कितने प्रॉपर्टी अटैच हुए, कितने मनी ट्रेल्स पकड़ाए जो स्टेट एजेंसी ने किया है, जो स्टेट एजेंसी हम जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको बोलते हैं एसीबी को, कितना का हुआ है? कितने लोगों का आपने प्रॉपर्टी अटैच करके उसको उस ये तक लाया कि उस प्रॉपर्टी को अटैच करके गवर्नमेंट ने अपना उसको ये कर लिया? नहीं है। अभी तो हम तो ये भी चैलेंज करते हैं कि जो नए लोग आए हैं उनको नए वाला जो अमेंडमेंट आया है पीसी एक्ट में, जिस पीसी एक्ट में ही आ गया है। पहले तो प्रॉब्लम ये था, पीसी एक्ट में ही अमेंडमेंट होके अब आ गया है सेक्शन 18 में कि भाई आप
अटैचमेंट कर सकते हो। पीएमएलए एक्ट हो या जो 1944 का ऑर्डिनेंस है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, उसके आप बिल्कुल अटैचमेंट कर सकते हो। आपको एक अर्जी देनी है, अटैचमेंट के बारे में बतानी है, पुख्ता सबूत रखना है, अटैचमेंट करना है, आपको स्पेशल कोर्ट में अर्जी डालनी है। ये कितनी अर्जी पड़ती है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, स्टेट को कहना चाहता हूँ, मैं एक स्टेट का नागरिक हूँ, स्टेट का जिम्मेदार नागरिक हूँ। आप हैं, आप इतनी बड़ी बात को उठा रहे हैं, तो ये हमको समझना होगा कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ कार्य करना होगा। अगर हम पीसी एक्ट को लेकर अगर जागरूक नहीं होंगे, सिस्टम को और भी मजबूत नहीं बनाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रेंड ऑफिसर्स को नहीं रखेंगे जिनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी पीसी एक्ट के तहत, तब तक ऐसी स्थिति आती रहेगी। अरे बिल्कुल जी सुशांत दा, शैलेश सर ने तो यहाँ साफ कहा, सारी जो कमजोरी है वो जांच स्तर पर हुई होगी और वहीं पर जो भी चीजें तय की गई होंगी और तभी शायद धाराओं को कमजोर किया गया होगा, तथ्य छेड़छाड़ किए गए होंगे और वो बेल पर आराम से घूम रहा है। तो संपत्ति अटैच अगर करने की कोशिश अगर की जाती तो शायद बहुत अच्छे तरीके से इस मामले पे आगे बढ़ा जा सकता था। अब बहुत सारे मुद्दों को देखते हैं, सामने से देखते हैं। क्या लगता है आपको कि जैसे कि ये आरोपी है और आरोपी जो सरकारी जो खाता था पीएचसी का, उसके खाते से तमाम तरह के लेन देन वो कर लेता था। क्या आपको ऐसी जानकारी है कि ऐसे खातों को किस तरीके से कोई निजी आवश्यकताओं के लिए उसमें से पैसे निकाल सकता है? क्या ऐसी चीजें हो सकती, क्या ऐसे कुछ लूपहोल्स आपके पास भी, आपके सामने भी आए ऐसे? देखिए, ये जो मामला है, इस तरह के मामले नहीं हो सकते कि सरकारी पैसे किसी प्राइवेट खाते में चला जाए। लेकिन इन लोग क्या करते हैं कि किसी को ठेका देने के नाम से, किसी को कुछ देने के नाम से, बिल्कुल, जो वो आदमी को ठेका नहीं मिलता है, ठीक है, उस आदमी को ठेका, काम कोई दूसरा कोई करता है, लेकिन ट्रांसफर इनके अकाउंट में होता है। इनके जो करीबी रहते हैं और उनको कमीशन लेके फिर वो पैसा निकाल लेते, फिर ठेकेदार जो होते हैं उनको अलग पैसा मिलते हैं। इस तरह से इन लोग चलते। ये तो हमें लगता है कि जामताड़ा का जो बैंक से जो पैसा निकालने के लिए कमीशन दिया जाता है, उस तरह से ये चलाए हैं। और इतने सुधार, आप जैसा क्लियर कीजिए कि चलिए पीएचसी से जुड़ा कोई काम आया होगा जिससे, और उसके बाद उस काम के एवज में पैसा वहां से निकाला गया होगा, तो काम नहीं भी हुआ होगा तब भी शायद पैसे निकले होंगे। निश्चित। और जैसा आप दर्शकों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि कैसे कैसे हुआ होगा सब कुछ। अगर कोई काम आया, सोचिए काम है 50 लाख की काम है, वो अपने लोग को खोज लिए कि भाई 2-3 आदमी पर ये 50 लाख ट्रांसफर कर दो, ये काम हम दूसरे जगह दिखा देंगे, और काम हुआ ही नहीं। वही पैसा अपने मित्र और बंधुओं के पास जाएंगे जो कमीशन से आते हैं, कमीशन देते हैं, जिसमें वही पैसे जाएंगे जिस पैसा का कोई काम नहीं हुआ। अगर जिस पैसा का काम होने का है, वो निश्चित तौर पर जहां काम होगी वहां वो पैसा जाएगा। तो इस पर जांच अगर हो जाए कि जितने के लोगों के पास अगर गए थे, 20 से 25 लोगों के पास अगर इस तरह से पैसा ट्रांसफर किए हुए थे, वो गवाह देने के बाद अगर मजबूती से गवाह दिया जाए, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बेल पे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो अपने जगह में आ जाएंगे। ये देखने की जरूरत है। कोई भी प्राइवेट पैसा, कोई भी सरकारी पैसा किसी की भी अपनी निजी खाता में जा नहीं सकते। तब जा सकते हैं जब वो काम उस पैसा का ना हो। जी चलिए, बिल्कुल, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, बढ़ेंगे आगे और इसके मुद्दे को थोड़े और व्यापक स्तर पर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दर्शक जानना चाहते होंगे और दर्शकों को शायद अभी तक समझ में नहीं आएगी बात कि किस तरीके से घोटाला हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे घोटाले होते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, आपके नाक के नीचे घोटाला हो जाता है और आपको लगता है कि सरकार कुछ करती नहीं। सरकार की ओर से बहुत चीजें भेजी जाती है, लेकिन कई बार चीजें किसी उल्टी दिशा में चले जाती है और आपको लगता है कि चीजें आई ही नहीं है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से हम करेंगे चर्चा इस घोटालेबाज का और इसके उन तमाम पहलुओं की चर्चा कि कैसे कैसे उसने घोटाले को अंजाम दिया होगा और कौन कौन से लोग इसके साथ होंगे, इसके मददगार रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत और हम बात करें स्वास्थ्य महाघोटाले की, जो शायद एक आम नागरिक को पता भी नहीं होगा कि कैसे एक बड़ा सा घोटाला उसके सामने हुआ है और कैसे उसके अधिकार का जो पैसा था या उसके काम के लिए जो पैसा सरकार से आया था, कैसे उसका गबन किया गया है और कैसे एक स्वास्थ्य कर्मी जो कि अनुबंध पर था एनआरएचएम की, वो
जिसके सैलरी महज 17,000 थी, वो अरबों रुपए कमा चुका है और कितने लोगों को कमा भी चुका होगा। दरअसल एसीपी जब पहली बार महाघोटालेबाज प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर में छापेमारी करने पहुंची तो जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। घोटाले के रुपए से बने इस बंगले में छापेमारी के दौरान रांची के आईएसबी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जो टीम आई थी उसमें एसीबी के अधिकारी थे जो आई थी, उनके होश उड़ गए थे। आखिर कैसे, देखे इस रिपोर्ट के जरिए कि बंगले में छापेमारी करने के दौरान जब एसीबी की टीम के होश उड़े तो आखिर वो होश में क्यों नहीं रहे कि प्रमोद सिंह पे बढ़िया से गाज गिराते और प्रमोद सिंह आज जेल में होते। एक रिपोर्ट आपको दिखाते पहले। एक साथ की प्रमोद के 4 ठिकानों पर छापेमारी। सहयोगी नगर सरायढेला, रघुनाथ नगर सरायढेला, भूली बीसीसीएल क्वार्टर और चास नाला कार्यालय। छापेमारी में मिला 2 किलो सोना, 250 ग्राम हीरे के जेवरात बरामद। प्रमोद के पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी भी था। घर में बेड पर रखे तकिए में लगे सेंसर स्विच से खुलता था लॉकर। प्रमोद की शानो शौकत देख उड़े अफसरों के होश। छापेमारी में एसीबी को 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का चला पता, जिसमें 7 करोड़ सिर्फ बंगले की कीमत आंकी गई। इस छापेमारी के बाद एसीबी ने पहली बार प्रमोद सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। न्यूज 11 भारत के हाथ लगे गवाह की माने तो प्रमोद ने इस आलीशान बंगले को बनवाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का इस्तेमाल किया था। निर्माण में लगे सभी सामान की खरीदारी के भुगतान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था, वह भी जोड़ा पोखर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंट से। मकान में लगे फर्नीचर की लकड़ी मलेशिया से मंगाई गई थी। मॉडर्न बाथरूम, किचन किसी फिल्म स्टार के घर की तरह। फ्रिज, शावर, नल, टाइल्स, मार्बल सब विदेशी। 1,26,000 का तो एक टेप मंगाया जिससे शावर हाथ धोने के लिए। कई सारा चीज ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड शायद यहाँ के मंत्री विधायक भी अपना यूज नहीं करते होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज नहीं करते होंगे। घर में सेंट्रलाइज एसी, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकाउंट्स मैनेजर का पेमेंट 10,700 है, बाद में 17,000 होती है। उसके पास कम से कम 6 करोड़ की मकान होगी। वो एक और घर भी बनवाया था रघुनाथ नगर में, उसमें भी काफ़ी पैसा लगा है। वो जो अपना घर बनाया था उसमें तकरीबन हमको लगता है कि सारी चीज इंपोर्टेड चीजें बनवाई हैं। धनबाद प्लाईवुड, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइन मार्बल, धैर्य मार्बल सेंटर, बरवड्डा के अलावा प्रमोद कई दुकानों से खरीदारी की थी, जिसका पेमेंट प्रमोद स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से ही किया करता था। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। तो सुना आपने इस रिपोर्ट के जरिए, जाना आपने कि कैसे इटालियन मार्बल, मलेशिया से लकड़ी, महंगी महंगी चीजें, तमाम चीजें विदेशों से आती थी। अंदाजा लगाइए, एक अकाउंटेंट है, 17,000 पगार है, जिसमें दाल रोटी अच्छे से चल जाए वही गनीमत है, लेकिन इसके पास तो वो तमाम ऐशो आराम की चीजें मौजूद थी। और ये ऐशो आराम की चीजें कब आती हैं? जब आप पैसे कमाते हैं अन्य साधनों से, और इसे हम कहते हैं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना। लेकिन इसमें तो घोटाला है। आय से अधिक संपत्ति तो आपने किया ही किया, एक ऐसा घोटाला जिसमें आपने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े चीजों में आप काम करते थे। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आप मददगार होते, काम को ठीक से करते, जो पैसे आते उससे बेहतर उपयोग उसका होता। लेकिन आप तो जान से खिल रहे थे। तो आप सिर्फ घोटालेबाज नहीं है, आप सिर्फ फर्जी आदमी नहीं है, आप एक ऐसे इंसान है जो महापापी कहलाने लायक है। महापापी इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो सीधा उसका असर पड़ता है, किसी मरीज की जिंदगी से जुड़ा होता है। और जिसी को लेकर आज हम हाय तौबा मचा रहे हैं। आज अफरा तफरी का माहौल है, देख रहे हैं आप कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हो जाती हैं, तो कैसे मरीज की जान पर बना रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप भी हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेश सिंह जो अधिवक्ता वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजसेवी हैं वो। दिलीप के पास चलते, दिलीप के पास काफी देर से हम गए नहीं। दिलीप, इस मामले को लेकर जैसे जैसे हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें और उलझती नजर आ रही है। इस मामले का फिलहाल जो अपडेट है, जो जांच चल रही है,
उसके बारे में जरा सा बता दें आप, ताकि हम इस पे और चर्चा को आगे बढ़ाएं कि फिलहाल उसका स्टेटस क्या है जो जांच का चल रहा है। देखिए, जांच का दायरा अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि जांच जब आगे बढ़ रही थी तो प्रमोद के खिलाफ जो आरोपी बने 9 और लोगों को एसीबी की टीम ने नामजद आरोपी बनाया, जिसमें 2 पूर्व सिविल सर्जन है, शशि भूषण प्रसाद सिंह और अरुण कुमार सिन्हा, ये दो सिविल सर्जन है। और इसके अलावा जो और 7 लोग हैं वो प्रमोद के सहयोगी रहे हैं। एक राजीव नाम का अकाउंट प्रबंधक है, बोकारो पीएचसी में अकाउंट प्रबंधक था। एक बाघमारा में अरविंद कुमार है, वो अकाउंट प्रबंधक था बाघमारा में। एक धनबाद पीएचसी में अभी भी अनुबंध के तौर पे काम कर रहा है, वो आरोपी बनाएगा। और इसके अलावा और है, तो सभी के खिलाफ जांच आगे बढ़ी। यानी कि ये सारे जो सहयोगी सामने आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर अकाउंटेंट ही थे या अन्य पदों पर भी थे? सिविल सर्जन अन्य पदों पे भी थे, 2 सिविल सर्जन थे, 3 अकाउंटेंट थे, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रमोद ने पर्सनली अपने लिए रखा था कि वो प्रमोद का ही काम करता था। डेटा कैसे मैनेज करना, डेटा कैसे ट्रांसफर करना, डेटा को कैसे इरेज करना, वो काम करता था। तो वो भी आरोपी इस मामले में बने। लेकिन कई आरोपी अभी तक जो बनाए गए वो सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई। लेकिन एक शख्स जो अभी भी है, अश्विन कुमार, वो धनबाद के पीएचसी में अनुबंध पे अभी भी कार्यरत है। उनके खिलाफ न तो विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है और ना ही किसी और की तरफ से। वो आराम से आता है, काम करता है और काम करने के बाद चला जाता है। हालांकि नामजद है, 10 के खिलाफ वो भी नामजद आरोपी बने हुए हैं। 10 लोगों को नामजद आरोपी एसीबी ने बनाया। 2019 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है, आखिर आप 2016 से 2019 तक किस तरीके से जांच की है कि ट्रांजैक्शन पे आपने कोई सवाल नहीं उठाया? पैसे कहां से स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में आए, इस पे आपने कोई सवाल नहीं उठाया। ताकि जांच कैसे आगे बढ़ी? आय से अधिक संपत्ति प्रमोद सिंह के आवास पे मिला, या फिर जो और 8 लोगों को 9 लोगों को आपने आरोपी बनाया, उनको आय से अधिक संपत्ति मामले आरोपी, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे आए, सरकारी विभाग के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए। सरकारी विभाग के पैसे कहां से आए, उनकी बंदरबाट कैसे हुई? प्रमोद ने सरकारी विभाग के अकाउंट से अपने मकान को बनवाया, मकान के सभी महंगे सामान सरकारी अकाउंट के पैसे ट्रांसफर किए। धनबाद में कई व्यवसायी हैं जिनके अकाउंट में उन्होंने सीधे तौर पे पैसे जमा किए। लेकिन इस पे आप जांच क्या हुई, किस तरह से कार्रवाई हुई? हमारे साथ धनबाद के एक्टिविस्ट हैं रमेश राही जी हैं, उन भी बहुत काफी देर से जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर कहां एसीबी से चूक हुई, क्योंकि आप भी धनबाद से कई जमीन घोटाले को आपने उजागर किया। इस घोटाले में कैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ? देखिए, आज कोरोना का काल है और उस वक्त में ये स्वास्थ्य घोटाला एक बहुत ही दंडनीय कार्य है। स्वास्थ्य घोटाला जो हुआ है, जिसमें प्रमोद सिंह और 2 सिविल सर्जन दोषी पाए गए हैं, जिन पर एसीबी ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों से जांच हो रही है और 4 वर्षों के बाद भी एसीबी जांच पूरी नहीं कर पाई। और यही कारण है कि आज अभियुक्त को न्यायालय से राहत मिल गई। एसीबी यदि अपना काम ईमानदारी से करती, समय पर करती और हर एंगल पर जांच करती, जैसे लोग कहते हैं ना कि एसीबी के पास एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वही जो थाने में रहते हैं दरोगा डीएसपी, वही लोग एसीबी आते हैं, बिल्कुल, और वो हर विभाग के एक्सपर्ट नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वैसे एक्सपर्ट लोगों को भी एसीबी पर स्थापित करे, जिससे जमीन से जुड़े लोग हों, अकाउंट से जुड़े लोग हों। जिस तरह से सीबीआई में है, उसी प्रकार से एसीबी में भी एक्सपर्ट लोगों को यदि जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से सही मामले सामने आ सकते हैं। और एक बात अभी विद्वान अधिवक्ता जी ने कहा, शैलेश जी ने, कि भाई एसीबी में वैसे लोगों की पदस्थापना की जाती है जिनकी कोई पैरवी नहीं होती है, लोग ये मान के चलते हैं, और वो एसीबी में आते के साथ अपना ट्रांसफर कराने के जुगाड़ में लग जाते हैं। उनकी दिलचस्पी घोटालों की जांच में नहीं रहती है, उनकी दिलचस्पी होती है कि कोई अच्छी जगह पर पदस्थापन कराने का। और यही कारण है कि एक एक मामले में 10-10 अफसर बदले जाते हैं, और लगातार एक अफसर के बाद जब तक दूसरा समझता है और मामले को समझ पाता है तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। प्रमोद सिंह वाले मामले में भी यही हुआ है। स्वास्थ्य घोटाला में भी कई अफसर बदले गए, और यही कारण है कि
जांच पूरी नहीं हो पाती है और आरोपी जो है वो राहत ले लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि स्वास्थ्य घोटाला जो है, इसमें जो भी दोषी हैं इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एसीबी के बस की बात नहीं है ये। क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें हाथ, यदि जांच कराएंगे तो बड़े बड़े लोग होंगे, सिर्फ सिविल सर्जन स्तर के लोगों का मामला नहीं है ये मामला उससे ऊपर के लोगों का भी है। यदि विभाग के ऊपर के लोग नहीं होते तो विभाग अभी तक कार्रवाई कर देता। दुर्भाग्य है कि आज विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई हुई क्या इस मामले में? नहीं, बिल्कुल रमेश राय जी ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया यहाँ पर। आज भी दिलीप विभाग में कार्यरत हैं और एक अनुबंध कर्मी के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति मिलना, यही एक आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात है दिलीप की पूरी जांच हो, एसीबी शायद छापेमारी करती है रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन कलर्स को जो 5,000, 2,000, 7,000 के घूस मांगे होते हैं। शायद एसीबी सिर्फ उतने तक के लिए सीमित हो, तो शायद उसे फिर इतना बड़ा केस यही क्यों गया था जब वो 2,000, 5,000 के रंगे हाथों पकड़ने वाले कलर्स को पकड़ती है, शिक्षकों को पकड़ लेती है, किसी को पकड़ लेती है, जहां मुश्किल से 5,000, 10,000 रुपए की घूस की बात सामने आती है, तो वहां के लिए फिट एकदम एसीबी ऐसी लगती है। और यही बात शैलेश जी भी कर रहे हैं, रमेश राही जी भी हमारे साथ जुड़े, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो अब सीधा हम रुख करते हैं शैलेश जी का। शैलेश जी, तो किस स्तर पर इससे पकड़ा जा सकता था और वहां पर चूक हुई, आपको क्या लगता है कहां पर प्रमोद सिंह को बचने का मौका मिला या बचने का मौका दिया गया होगा इस पूरे जांच के दौरान, किस स्तर पे? देखिए, जांच जो है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, जांच जो है ना, बड़ा सिंपल स्टेज पे चलता है। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। ये एक प्रोग्राम था, नेशनल हेल्थ मिशन का एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप जो है कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उन गाइडलाइंस के तहत अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जो भी हो, वो एक्ट करते हैं। अब उस गाइडलाइंस के तहत जब स्टेट में कोई भी पैसा आता है तो फर्दर रेगुलेशंस है, रूल्स है, बायलॉज है, जिसके तहत वो पैसा किस अकाउंट में आएगा वो दिया हुआ रहता है। फिर उस अकाउंट को मॉनिटर कौन करेगा वो लिखा हुआ रहता है। फिर उस अकाउंट से पैसा जब जाएगा तो कौन प्रोडक्ट, who is authorized to do that, who is authorized to allow the coming out of money, going of money, ठीक है? तो ऑथराइजेशन रहेगा। ऑथराइजेशन के बाद उसके ऊपर अधिकारी होंगे जो कि मॉनिटर करेंगे। फिर एंड यूज का कॉन्सेप्ट होगा कि भाई ये पैसा का एंड यूज क्या हुआ, उसका आपको एक जमा करना होगा, बताना होगा। जो भी उस पैसे को खर्चा करेगा उसका एंड यूज देगा वो। ये इसी को मनी ट्रेल कहते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस को अपने हाथ में रखकर एक एक चीज को देखेंगे तो पकड़ा जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना हंगामा और इतना ये नहीं था। उसके बाद ये जब हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हेल्थ वाला जो था मिशन था, ये किसके अंडर में था। क्या कोई पॉलिटिशियन था जो पॉलिटिशियन ये चीज को देख रहा था, जिसको पावर था पैसा को अलॉट करने का, ठीक है? देयर कम्स द रोल कॉन्स्पिरेसी जहां पे आता है। अब ये कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल आ गया। फिर ये एंगल आ गया कि भाई जो ऑफिसर्स जिनको मॉनिटर करना था, जिनको देखना था कि एंड यूज सही है या गलत है, पैसा का जो गाइडलाइंस दिया उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही जगह है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उन लोगों ने क्या किया। तो उन लोगों ने क्या किया, उनसे सवाल था, उनसे बिल्कुल लिखित ये चीजें। देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस में देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन इजी भी बहुत है, क्योंकि ये बिल्कुल लिखतम है, इसमें बोलने का कोई सवाल नहीं होता। मैं बोल नहीं सकता कि मैंने यहाँ खर्चा कर दिया यार, मैंने वहां किया, मैंने वहां किया, जी नहीं। एक एक चीज लिखित होती है और बस उसको ही रिकॉर्ड में आपको लाना है। तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, क्यों नहीं लाया जाता है और क्यों डिले किया जाता है। बिल्कुल ये देखिए, ये मेरे मुंह से आप ना बुलवाइए, ये आप भी जान रहे हैं।
बड़ा सिंपल सा है। तो आपके हाथ में अगर गाइडलाइन हम दे दें, आपको मालूम चल जाए। बिल्कुल सही बात आपने कहा यहाँ पर कि सेटिंग ये बताने की जरूरत तो शायद जनता को भी नहीं, लेकिन जनता इस अंधेरे में रहती है कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया या उसके पास विभाग से कुछ आया नहीं, आ चुका होता है और जनता को पता नहीं होता है और वो जा चुका होता है। बस अब जाके पता चलता है कि जनता को पता चल रहा होगा कि उसके लिए क्या क्या आया होगा और वो पैसे कहाँ कहाँ गए होंगे, कहाँ कहाँ खर्च किए गए। और ये तब तक शायद सुशांतो जी, ये तो तब तक पता भी नहीं चलता कि अगर उसका सहयोगी है या उसका मित्र था, अगर शायद वो प्रमोद के खिलाफ जाता नहीं तो शायद ये मामला भी सामने नहीं आता। तो ऐसी चीजों को लेकर आखिर पूरे विभाग को कटघरे में क्यों ना खड़ा किया जाए? निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर कटघरे में खड़े होंगे तो नेक्स्ट इस तरह की और जो गलतियां हैं, इस तरह के जो चोरी है, इस तरह का जो लूटे गए हमारे संपत्ति, वो नहीं होते। सरकारी संपत्ति को लूटना ये सबसे बड़ी अपराध है आपके। इस अपराध से बच के कैसे निकल जाते हैं, इसमें पूरे चेन होंगे, कंप्लीटली छोटा से लेके बड़े तक कंप्लीट चेन होंगे। आज सरकार जो चल रही थी, वो सरकार क्या कर रही थी? 2016 से लेकर 19 के बीच की ये मामला है, जिस तरह से हमें पता चला। बिल्कुल सर। 16 से 19 के बीच की जो मामला है, सरकार किनकी चल रही थी, सरकार उस टाइम क्या किए? अभी भी तो ये सरकार जो चल रही है, इसको अभी तुरंत इसे जांच करने की जरूरत है, कि उसे आदेश देने की जरूरत है कि फिर से ये जांच हो, हो सकती है, फिर दोबारा जांच हो सकती है। जो मिस किए हैं उसे भी तो देखने की जरूरत है। क्यों नहीं गवाह आए, गवाह कहां चले गए, क्यों? अगर बेल हो जाए तो बेल की कोई दिक्कत नहीं, बेल तो किसी को भी अधिकार है बेल लेने की, और वो को बेल मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो उनको जो गवाह कोर्ट में पुटअप होगी, उसको क्यों नहीं कराएं? कौन सी जो एजेंसियां काम कर रही थी, वो एजेंसियां किए क्या है, गवाह क्यों नहीं ला सके? और जो गवाह थे उन लोग बच कैसे गए? और कोई अगर गवाह है रहने के बाद, अगर वो गवाह देने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो इस पर भी आयोग इसमें दोषी हो जाएंगे। आयोग क्या उसे पढ़ाए? आयोग को तो बात करने की जरूरत है। गवाह से कम 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस कराने के बाद उसे गवाह देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर नहीं हुई है। इसी के चलते आज वो बाहर है और आज हम लोग चैनल पर बैठ के बहस कर रहे हैं। जी, एक बात ये भी है कि प्रमोद सिंह सिर्फ एक है, ऐसे हर जिले में कितने होंगे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस लूप होल्स का इस्तेमाल किया होगा प्रमोद कुमार सिंह ने, ऐसे दिमाग तो बहुत लोगों के पास होगा निश्चित, और बहुत सारे ऐसे सिंडिकेट काम अलग अलग जिले में कर रहे होंगे और अभी भी चल रहा हो सकता है। वो तो न्यूजीलैंड भारत को ये सुराग हाथ में लगा और जनता से जुड़ा ये मुद्दा था, तो हम आपके सामने लेकर आए और दर्शकों को हम ये इसलिए बता रहे हैं। और प्रमोद कुमार सिंह अगर न्यूजीलैंड भारत इस वक्त देख रहा होगा तो आप याद कर लो कि इस मुद्दे को हमने उठाया है, और इसलिए उठाया है क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, और स्वास्थ्य का मुद्दा कितना अहम होता है वो इस वक्त में सबको पता चल रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास हैं और हम तब तक प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे जब तक कि इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो जाती है और प्रमोद कुमार सिंह जेल की सलाखों के पीछे नहीं चला जाता है। तब तक न्यूजीलैंड भारत एक मुहिम के तौर पर, और एक संदेश भी है उन भ्रष्टाचारियों के लिए, उन घोटालेबाजों के लिए जो इस वक्त भी घोटाला कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त तो सुनहरा मौका है, कोरोना काल चल रहा है, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा होगा। दिलीप का रुख कर लेते। दिलीप, तो कितना आसान है ये कि आप अरबों की संपत्ति अर्जित करते हैं, फिर उसके बाद आप किसी मामले के जद में आते हैं, जांच होती है, आरोप गठित होते हैं, फिर आप जेल जाते हैं, नहीं जाते मुझे नहीं पता, अग्रिम जमानत आप ले लेते हैं, 20 लाख महज आपने खर्च किया और आज आप आराम से घूम रहे हैं। तो ऐसे तो तमाम जो आरोपी, क्या उनमें से सारे के सारे बेल लेकर ऐसे ही घूम रहे होंगे इस वक्त? देखिए, 2016 में जब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया तो उसमें सिर्फ आरोपी प्रमोद को बनाया गया था। तो प्रमोद ने बेल लिया है न्यायालय से, 20 लाख रुपए मुचल के जमा करके प्रमोद को न्यायालय से बेल मिला हुआ। लेकिन जो अन्य 9 आरोपी हैं, इनके खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया गया, जो अभी जांच चल रही है। चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है एसीबी की तरफ से। इस मामले में जो डीएसपी है उनसे भी सवाल किए गए, जो आईओ है उनसे भी सवाल किए गए, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वो इस मामले पे जांच कर रहे हैं। हम सीधे रमेश राही से भी समझेंगे, वो भी इस मामले को लेकर के काफी गंभीरता दिखाए। तो जांच को लेकर के बार बार कहकर टाला जा रहा मामला। 2009 में जबकि शिकायत दर्ज किया गया, तब तक किस तरह की जांच हो रही है? देखिए, जैसे मेरी जानकारी में है, किसी भी घोटाले की जांच का अवधि 1 साल होता है और 1 साल से अधिक होने पर अनुसंधानकर्ता को अपने वरीय अधिकारियों से पुनः अनुमति लेनी पड़ती है।
लेकिन आप देखेंगे कि एसीबी में सैकड़ों मामले ऐसे पड़े हैं जो वर्षों बरस से पेंडिंग पड़े हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि पिछले 1 वर्षों में जितने भी घोटाले के मामले हैं, 1 वर्ष में किसी भी मामले में एसीबी चार्जशीट नहीं कर पाई है। सिर्फ वो जो रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए छोटे छोटे मामले हैं, उसके अलावा यदि सरकार ईमानदारी से घोटालेबाजों को गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं कहूँगा कि जितने भी मामले पेंडिंग है, लंबित है एसीबी में, उनको चिन्हित करके, ऐसे बड़े सरकारी लूट के मामलों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे, उसकी जांच निर्धारित तिथि के निर्धारित अवधि में कराए, ताकि प्रमोद कुमार जैसे लोग सलाखों के पीछे हो, उन्हें सजा मिल सके और सरकारी धन की लूट रुक सके। बिल्कुल बिल्कुल राज सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन शैलेश जी से एक संक्षेप में फाइनल कमेंट हम ये लेना चाह रहे हैं। शैलेश जी, इस मामले को जैसे हमने देखा, ऐसे तो बहुत सारे मामले होंगे, क्या इन मामलों को लेकर अदालत में कोई जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है और ऐसा हो सकता है कि नहीं? करना चाहिए। देखिए, आपने एक और बात कहा, मैं उसको और क्लियर करता हूं। देखिए, इसमें एक ऑडिट का भी एक पहलू है। ऑडिट का बिल्कुल भाई, हाँ, ऑडिट का पहलू, गवर्नमेंट मनी है, गवर्नमेंट मनी का यूज है, तो गवर्नमेंट मनी का यूज है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट होना ही होना है, ऑडिट होना ही होना है। तो ऑडिटर्स के नजर से ये कैसे निकल जाता है? जिस तरह का आप बात कह रहे हैं कि कोई पर्सनल अकाउंट में चला गया, मैं फैक्ट्स नहीं जानता। बिल्कुल, ये तो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, कह रहा बिंदु है कि वो उसके आंख से, अरे आपने कहा कि फला आदमी ने बता दिया तो ये खुलासा हो गया। ये और भी दुखद बात है भाई। ऑडिट में तो ये खुला पकड़ाना चाहिए कि भाई एक प्राइवेट आदमी के अकाउंट में चला गया, प्राइवेट जगह पे पैसे ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, चीजें जो खरीदी जा रही हैं वो बिल्कुल भी कोई उससे सरोकार नहीं रखती है हेल्थ मिशन से, तो ये कैसे हो रहा है? ऑडिट ऑब्जेक्शन कैसे नहीं उठेगा इसमें? ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू मैं उनसे सरोकार नहीं रखता, जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को 1 साल में आप कर पाएंगे, नहीं, इतना ही आसान नहीं है। लेकिन एक और इसमें बात है, इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत ज्यादा गवाह का इशू नहीं है, ये रिटर्न चीजें हैं। देखिए, कैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट आ गए, अकाउंट में आपने अपने नेकेड आई से देख लिया कि सारा गलत ट्रांजैक्शन है, सारा ट्रांजैक्शन जो है पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल लेवल पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाथरूम फिटिंग्स का आप दिखा रहे हैं, आप उसका दिखा रहे हैं, आपने कहा कि इधर उधर इतना सारा खर्चा है जो कि बिल्कुल भी क्लियर है। तो ये जो अगर सलीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारे लोग आएंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन का ऐसा मतलब नहीं, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो ये मत समझ लीजिए कि कोई बच गया है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दबाव बनाते हैं, आप जैसा चैनल में आप जिस तरह का बात उठाएंगे, तो मुझे लग रहा है जरूर शक्ति से इस पे जरूर कार्रवाई होगी, जरूर समीक्षा होगी, विजिलेंस एसीबी में समीक्षा होगी और होनी भी चाहिए। बिल्कुल शैलेश जी, तो विभाग को ऑडिट करना चाहिए, हर स्तर पर ऑडिट वो करे, पहले तो विभागीय ऑडिट हो, ताकि उसमें ये जो कमियां हैं वो पहले पता चल जाए और कार्रवाई हो जाए। और यदि ऑडिट नहीं भी हो पाया है तो इस लेवल पे कम से कम जो है हर तरीके से जांच हो जाए। और प्रमोद कुमार सिंह तो एक मोहरा हो सकता है, प्रमोद कुमार सिंह के अलावा कितने सारे लोग होंगे जो इस पूरे घोटाले की कड़ियों से जुड़े होंगे। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, शैलेश जी आपका शुक्रिया, सुशांतो दा आपका शुक्रिया, और दिलीप आपका भी शुक्रिया, और रमेश राही जी उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने इस बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया, वो ऐसे वक्त में जबकि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, क्यों व्यवस्था लचर हो गई है। तो इसका जीता जागता उदाहरण ये स्वास्थ्य महाघोटाला है। और ये सिर्फ प्रमोद कुमार सिंह की बात नहीं है, तमाम जिलों में उन लूपहोल्स के जरिए ऐसा किया जा रहा होगा या ऐसा हो चुका होगा, लेकिन मामला संज्ञान में नहीं आया तो सोचिए क्या हो गया। तो प्रमोद कुमार सिंह के बारे में हम एक बार फिर से प्रमोद कुमार सिंह आपको ये बता देते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत हमेशा कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप खुद गुनाह अपना कबूलें, वरना हम दबाव तो बना ही रहे हैं सिस्टम पर कि आपको कैसे जेल के सलाखों के पीछे भेगे, और कैसे उन लोगों को हम संदेश दे रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं अगर आप तो आप बचें, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत
जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों को छोड़ेगा नहीं, लगातार ऐसे मुद्दे उठाता है, क्योंकि न्यूज 11 भारत हमेशा सच दिखाता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।